आज के शो में। नैब का नाम इस्तेमाल करके अवाम से लूटमार, तल्ख हकायक बेनकाब, अवामुन्नास को लूटने वाले जाली चेयरमैन नैब और डीजी नैब कराची बेनकाब। दौरान तहकीकात मुल्जिमान से होशरुबा इंकिशाफात, सरकारी अफसरान को लूटने वाले 3 सालों में 10 जालसाज गिरफ्तार। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, बार बार हमने देखा है आपको कि नैब की तरफ से ये वजाहत दी गई है कि नैब किसी भी हैरेसमेंट के अंदर मुलव्वस नहीं है, यानी वो सरकारी अफसरान हो या बिजनेस कम्युनिटी हो, हैरेसमेंट का लफ्ज नैब के साथ जोड़ना गलत है। यहाँ पर मसला ये है कि जो जो चोरी में मुलव्वस होता है, जो जो करप्शन है मुलव्वस होता है, वो नैब की तरफ उंगली उठाता है, वो चाहे सियासी जमात, हुक्मरान जमात हो या इसके अलावा ऑपोजिशन की जमात हो या फिर बिजनेस कम्युनिटी हो। जब भी हमने देखा है किसी भी चोर की दुम पर पांव रखा जाता है तो चोर जो चीखें मारता है वो नैब की तरफ उंगलियां उठाता है कि नैब क्रेडिबल इदारा नहीं है। चेयरमैन नैब की तरफ से बार बार वजाहत भी की गई है। मैं एक बार फिर याद दहानी कराने के लिए आपको बताता हूं कि जिस तरह नैब ने यह तक पॉलिसी दी थी कि किसी को बुलाया नहीं जाएगा, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से जब बात की थी, हैरेसमेंट के हवाले से बात की थी, मैं चेयरमैन नैब ने क्या कहा है इस बारे में, फिर एक ब्रेकिंग स्टोरी है आज प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करने को। क्या कहा है, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। ये सख्ती से हिदायत कर दी गई है कि किसी बिजनेसमैन को आपने टेलीफोन करके नैब के दफ्तर में नहीं बुलाना। अगर किसी बिजनेसमैन को बुलाना हुआ तो मैं उनको एक कप चाय पे खुद बुला लूँगा, क्योंकि वो ज़रा चाय पिलाने में थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से मुझे नहीं बुला पाएंगे। इसी तरह से बार बार चेयरमैन नैब की तरफ से मजीद जो कहा गया है कि हैरेसमेंट और दीगर इल्जाम जो लग रहे हैं वो गलत है। क्या कहा गया है, बार बार इसको रद्द भी किया गया है, फैसिलिटेशन के लिए डेजी बनाए गए। लेट्स से दिस, क्या कहा गया है, बहुत सुनते हैं। अगर आज भी ये साबित हो जाए कि कोई एक बिजनेसमैन नैब की वजह से गया है, इस शर्त के साथ कि आप अपने कवायद दें कि नैब ने कब केस रजिस्टर किया, नैब ने कितनी दफ़ा आपको बुलाया, आपके रेफरेंस का क्या हुआ और आप नैब की वजह से आप मुल्क से चले गए, ऐसे कभी नहीं हुआ। हमने आज तक किसी से ये नहीं पूछा कि जी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई, इन्वेस्टमेंट कैसे हो रही है, स्टेट बैंक की पॉलिसीज क्या है, ज़र मुबादला कहाँ से आया, आपने बिजनेस कैसे शुरू किया। लेकिन एक जेन्युइन बिजनेसमैन और एक डकैत में फ़र्क है। तो अब यहाँ से हम आपको बताते हैं कि मामला हुआ क्या है। तो ऐसा 9 सरबाज गिरोह गिरफ्तार हुआ है। इनकी अगर आपको पिक्चर्स दिखाएं, ये लोग नैब के नाम के ऊपर यानी जाली नैब ऑफिशियल्स बनकर लोगों को हरासा करते थे। ये अफराद जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस तरह की कॉल्स करके सरकारी अफसरान को, दुबई से बाकायदा नेटवर्क काम करता था, ये बाकायदा सरकारी अफसरान को कॉल्स कर कर अवामुन्नास को कॉल करके लूटते थे। चेयरमैन नैब ने इसका नोटिस लिया। चेयरमैन नैब और डीजी, इस पर जाली चेयरमैन नैब और जाली डीजी नैब बनकर ये अवामुन्नास को लूटने का मामला है, जिसमें चेयरमैन नैब ने नोटिस लिया। अवामुन्नास को लूटने के इल्जाम में जो गिरफ्तार हैं इनको गिरफ्तार भी किया और कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई। चेयरमैन नैब ने सरगना जो इस ग्रुप का है, खालिद सोलंकी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका पासपोर्ट कैंसिल करने और इंटरपोल के जरिए इसे दुबई से वापस लाने की हिदायत वजारत दाखिला को बाकायदा खत लिख दिया। इस 9 सरबाज गिरोह का कारकुन आमिर हुसैन और सरगना खालिद सोलंकी है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये गिरोह दुबई से मुख्तलिफ सरकारी अफसरान को जाली चेयरमैन नैब और डीजी नैब कराची बनकर ब्लैकमेल करता रहा। ये गिरोह मुख्तलिफ सरकारी अफसरान से भारी रकूम लूटने में मुबैना तौर पर मुलव्वस रहा है। इस गिरोह का जो रुकन है आमिर हुसैन, इसका वालिद दुबई से मुख्तलिफ सरकारी अफसरान को जाली चेयरमैन नैब और डीजी नैब कराची बनकर न सिर्फ ब्लैकमेल करता था बल्कि पैसे भी लूटता था। ये लोग पैसे बटोरने में मुलव्वस रहे। दौरान तहकीकात मुल्जिमान से होशरुबा इंकिशाफात हुए, जिसकी रोशनी में तहकीकात मजीद आगे बढ़ाने का फैसला हुआ है। तो यानी ये 2 बंदे इस वक्त हैं, ये 2 बंदे जाली चेयरमैन नैब, जाली डीजी नैब कराची बनकर अवामुन्नास को, सरकारी अफसरान को लूटते रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंकिशाफात है। जो अक्सर इल्जामात लगते हैं कि नैब के नाम पे हैरेसमेंट हो रही है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर किस तरह का आज एक फ्रॉड सामने है। इसकी बड़ी सनसनीखेज तफसीलात हैं। इसका एक और डायमेंशन भी है, क्योंकि ये 27 नवंबर 2020 को चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत के जरिए आगाह किया गया था बाकायदा कि सरकारी अफसरान को जो जालसाज गिरोह है इसकी सरगर्मियों के झांसे में ना आए। बाकायदा ये खत के जरिए 27 नवंबर 2020 को यह हिदायतनामा जारी किया गया। नैब ने इसके अलावा मुख्तलिफ अखबारात के जरिए भी अवामुन्नास को इत्तला दी थी कि ये 2 अफराद, यानी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये 9 सरबाज गिरोह है जो अवाम को लूट रहे। इसके बारे में मुतला अवाम को किया गया। तहकीकात में के नतीजे में लूटे गए जो अफराद हैं उनकी इब्तिदाई फहरिस्त भी तैयार कर ली गई, पूरी लिस्ट बना ली गई जिन लोगों ने इस पर जो इनके झांसे में आ गए, और मुतलका अफराद के बयानात भी कानून के मुताबिक कलमबंद किए जाएंगे।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अमल है नाज़रीन इस वक्त अगर आप देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि नैब पर हर तरह के इल्जामात लगते हैं, लेकिन ऐसे ग्रोह भी एक्टिव हैं जो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। जैसे आप ये दो इशखास देख रहे हैं स्क्रीन पे जो बार बार, ये दो अफराद ब्लैकमेल करते थे, दुबई से फोन करते थे सरकारी अफसरान को, उनको फोन करके बोलते थे कि आपका केस है। एक डीजी नैब कराची जाली बन जाता था, एक चेयरमैन नैब जाली बन जाता था, और लोगों को फोन करके उनकी हैरेसमेंट होती थी और उनसे पैसे मांगते थे। मैंने यही नहीं, हमने तफसीलात और भी इकट्ठी की हैं कि जो मुख्तलिफ नैब ने एंटी करप्शन पॉलिसी जो उनकी हिकमत अमली है एंटी करप्शन की, उसके तहत नैब मजीद अपना किस तरह दायरा कार आगे बढ़ा रहा है। तो नैब ने बताया हमें कि नैब जो है इसका सख्ती से अमल पैरा है ऐसे अफराद के खिलाफ, और एक इंटेलिजेंस विंग है चेयरमैन नैब ने, उसको सख्त हिदायत जारी की है सिलसिले में। नैब के जाली अफसरान जो बनकर आवाम को लूटने वाले अनासर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसा चेयरमैन नैब हिदायत दे चुके हैं। और ऐसे नाज़रीन 3 सालों में 10 ऐसे अफराद हैं जिनको गिरफ्तार किया गया जो इस तरह का काम करने मुलविस थे, यानी नैब का नाम इस्तेमाल करके अवाम को मुबैना तौर पर लूटते रहे थे। इन अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, और नैब अवाम को आगाह करता रहता है कि नैब अफसरान किसी मुलजिम को टेलीफोन करने के मजाज नहीं है। तो मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नैब के नाम से टेलीफोन, जो आपको मैंने अभी शॉर्ट्स भी सुनवाए चेयरमैन नैब का, और अगर किसी मुलजिम को या गवाह को कानून के मुताबिक बुलाना मकसूद हो तो उसे खत लिखकर बुलाया जाता है, यानी कॉल अप नोटिस दिया जाता है। तो ये दो जो फ्रॉड थे, आपने देखा होगा कि इस पर FIA एक्शन इन एक्शन होती है जब मुख्तलिफ बैंक से कॉल आपको, यानी फेक कॉल बना के आपके अकाउंट डिटेल्स दी जाती हैं। इसी तरीके से ये प्रोसीजर था, और बाकायदा 27 नवंबर 2020 को चीफ सेक्रेटरी सिंध के खत के जरिए आगाह किया गया था सरकारी अफसरान को कि ये कॉल आ सकती है आपको। दुबई से रहकर ये लोग कॉल करते थे यहाँ पे लोगों को, और उनको फ्रॉड के जरिए फंसा कर झांसे में करप्शन का इस्पत ये देकर कि आपके खिलाफ केस आया है, सबूत आए हैं, पैसे दें, और अवाम उन्हें उसको लूटते रहे। और ऐसी एक पूरी फहरिस्त नैब ने जो हमारी तला बना ली है ऐसे अफराद की मुतलका, जो उनके बयानात भी कलमबंद कर लिए गए, और इन दो के खिलाफ तो शिकंजा सख्त हो गया। जैसा हमने आपको बताया कि न सिर्फ इनको गिरफ्तार करके बल्कि इनको वापस लाकर इंटरपोल के जरिए इनको दुबई से वापस लाने के लिए पूरे के पूरा जो इंतजामात कानूनी है उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये नैब के अंदर एंटी करप्शन पॉलिसी, और ये खालिद सोलंकी और ये जो नौसरबाज ग्रोह है इसके हवाले से मजीद तफसीलात के साथ हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखे हैं। जो तफसीलात इकट्ठी की हमने और जो नैब से हासिल भी हुई उसके मुताबिक मुलजिम आमिर हुसैन का वालिद दुबई से, यानी जिनकी हमने आपको इस पर तस्वीरें दिखाई, ये पूरा एक नौसरबाज ग्रोह था। इसका वालिद दुबई से मुख्तलिफ सरकारी अफसरान और दीगर अफराद को जाली चेयरमैन नैब और जाली DG नैब कराची बनकर न सिर्फ ब्लैकमेल करता रहा, बल्कि इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ लोगों से पैसे भी इकट्ठे करता रहा, और इस सिलसिले में कई लोगों से पैसे बटोरी भी गए। दौरान तहकीकात मुलजिम आमिर हुसैन ने जो नैब को होशरुबा इंकशाफात किए हैं, और इसी की रोशनी में नैब ने फैसला ये किया कि तहकीकात जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। अब इसमें जो इस पूरा मामला है, इसमें जिस तरह मैंने कहा कि मुख्तलिफ लोगों के बयानात भी कलमबंद हुए, लेकिन इससे कबल तकरीबन 3 साल में 10 ऐसे अफराद हैं, 10 ऐसे अफराद जिनको नैब गिरफ्तार कर चुका है इस तरीके से, और जो इस तरह से नौसरबाज ग्रोह बनकर जालसाजी में मुलविस पाए गए हैं। तो ये इस सूरत हाल में, यानी अगर आप देखें तो तकरीबन 10 ऐसे अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं 3 सालों के अंदर, जो मुख्तलिफ या तो नैब का IO बनकर, नैब का कोई ऑफिशियल बनकर लोगों को लूट मार करते रहे, लोगों को लूटते रहे, और इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस रहे। तो ये एक और ऐसा ग्रोह है जो गिरफ्तार हुआ है। जनरल मुसद्दिक अब्बासी साहब जो हमारे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब, आप DG नैब भी रहे हैं इस वक्त और नैब के अहम ओहदों पर भी रहे इससे पहले। मुसद्दिक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अब्बासी साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि एक अहम बात इसमें यह है कि नैब ने आज भी वाजे किया है कि नैब किसी को कॉल नहीं करती, खुद अगर लिख कर बुलाती है तो उसके लिए मतलब लिखत पढ़त का काम होता है, और अगर आपको कॉल आ रही है तो उसमें गलत है, कोई आपको कॉल करके कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर कॉल होती थी, आपने पढ़ा होगा, ये मामला आज सामने आया है। ये कितना बड़ा ग्रोह है, क्या इसकी तफसीलात हैं अब्बास साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सफान, थैंक यू वेरी मच। ये कानून की नजर में इसको इम्पर्सोनेशन कहते हैं, जो आप होते नहीं हैं और आप प्रिटेंड करते हैं। इससे हमने देखा होगा कि सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग यूनिफॉर्म पहन के फौज की मैसेज दे रहे होते हैं, इसी तरह से नैब को इम्पर्सोनेट किया जाता है। और ये सिलसिला आज से नहीं, जब से नैब बना था उस वक्त नौसरबाज ग्रुप जो हैं वो हरकत में आ जाते हैं, और ये हमारे लोगों की जो जहलियत है कुछ जो कमजोरियां होती हैं, क्योंकि वो जो चोर होता है ना उसको दाढ़ी में तिनका खटकता रहता है, तो ये ऐसे लोगों को टच करते हैं, ऐसे लोगों को ये हाथ लगाते हैं जो ऑलरेडी जिनकी दाढ़ी में तिनका होता है, और जिनको हाथ लगता है तो वो किसी न किसी तरह से कोशिश करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 2 नंबरी बहुत चलती है,
हर लिहाज से सिफारिश भी है, रिश्वत भी है, ये भी है, वो भी है। तो वो इसी इम्प्रेशन में आ जाते हैं और कहते हैं ठीक है, शायद हमारा मामला जो है पैसों के साथ रकम देने से हल हो जाए। इसमें कमजोरी थोड़ा सा नैब की लिहाज से है कि अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन एक पूरा डिवीजन है नैब का। उनको चाहिए कि गाए बगाए अखबार में जाएं, टीवी पे आए, मैसेज दें, कॉमन मैसेज दें, पब्लिक को मैसेज दें। पहले आगे बढ़े, जनाब हमारा सेक्शन 19 के तहत हम कॉल करेंगे, जब भी हम किसी को कॉल करेंगे उसके नीचे नंबर लिखा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ नैब में भी एक सिस्टम है कि जो आपको मेरी आवाज आ रही है? पूरे विंग पूरे वहाँ पे जो रीजन नैब होता है उसका एक कर्नल स्टाफ से पहले एडीएस कहते थे, अभी एडीएस कहते हैं, पहले कर्नल स्टाफ कहते थे। उसके नीचे और विंग के नीचे हर एक क्वाड होता है, डीडी क्वाड के अंडर सिग्नेचर वो लेटर जाता है, इवन आईओ लेटर नहीं लिख सकता। तो इसलिए आवाम को ये पता होना चाहिए कि जब भी लेटर नैब से आएगा वो राइटिंग में होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका टेलीफोन नंबर होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह लोगों को बचना चाहिए। अच्छा अब्बासी साहब, एक आपको मेरी अगर आवाज आ रही है तो मुझे बताइए कि ये जो मामला आपने दूसरी बात बताई है वो ये कि जिन लोगों को ये कर रहे थे फोन, वो भी कोई निहत्ते लोग नहीं थे, वो भी कहीं ना कहीं चोर थे, तो उन्होंने इनको पैसे भी दिए, उनकी लिस्ट भी नैब ने बना ली, उनके बयान भी कलमबंद हो रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये आम लोग नहीं है जिनके साथ चीटिंग एंड लाज हुई है यहाँ पर। इससे सवाल होता ही है कि अंदर से नैब से कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन निकल रही होती है। वो किस तरह से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं कि एक बंदा जिसका लेटर निकला है नैब से एंड उस ग्रोह को पता चल जाता है इसका लेटर निकल चुका है, अच्छा। वो इन टच हो जाता है, या जिसका कहीं पे रेडार पे नाम आ रहा होता है वो उसको टच करते हैं, या जो करप्ट होता है और रेडार पे नहीं होता नैब के, उसको भी बालों का ब्लैकमेल कर लेते हैं। उसकी जो हरकतें हैं उनको नोट करके कहते हैं जी मेरे पास चल गया है, आप ये करते हैं, मैं नैब से बोल रहा हूँ। तो ये अमूमन ऐसे लोगों को ट्रैप करते हैं जो ऑलरेडी थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं और जो है इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। सही, अब क्या होगा यहाँ से अब्बास साहब, क्योंकि अब तो ये ट्रैक हो गए, इन्होंने जो करना था वो कर दिया, नैब के पास आ गया, नैब इंटरपोल को लिख रहा है, नैब ये बता रहा है कि नैब ने बाकायदा कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, इनको यहाँ लाया जाएगा, गिरफ्तारी होगी, शायद जो पैसे इन्होंने लिए हैं वो रिकवर हो जाएंगे, और क्या क्या ऐसा होगा, अब क्या कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ? मुझे एक समझ नहीं लग रही कि एनएओ के तहत ये कहाँ पे इसको फिट करेंगे, बिकॉज रेफरेंस कैसे बनेगा इम्पर्सोनेशन का? ये ले दे के इम्पर्सोनेशन केस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 478 सेक्शन की बनती है सीआरपीसी की, और ये सिविल लॉ में कहीं जाएगा और ये क्रिमिनल लॉ उधर का बनेगा। एनएओ के नीचे आई डोंट थिंक सो। ये कैसे आएगा, कैसे इसको लेके आएंगे, इसको बड़ा एक लीगल माइंड चाहिए, बिकॉज अगर नैब के नाम पे पैसे लिए भी गए हैं तो कैसे एनएओ के नीचे आएगा ये केस? ये आपको कंफ्यूजन है। अच्छा, इसके बारे में मजीद तफसीलात हमारे साथ ही हमारे साथ अल्ताफ भवानी साबिक डीजी नैब कराची हमारे साथ मौजूद हैं, अब वो वीडियो लिंक पर साथ हैं। भवानी साहब, आपको भी शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, ये आपने देखा होगा आज बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, सरकारी अफसरान को ये गिरोह दुबई से फोन करता था, उनसे पैसे इकट्ठे करता था, इसका सरबरा था खालिद सोलंकी, नौसरबाज गिरोह था, नैब इन तक पहुंची, इन लोगों ने लोगों को कॉल की और कॉल करके फिर ब्लैकमेल किया, फिर पैसे इकट्ठे किए, फिर उनकी भी फाइलें बन गई, जिन्होंने पैसे दे दिए नैब ने उनकी भी फाइलें बना ली, उनके भी बयान कलमबंद हुए। तो अब अल्ताफ वानी साहब, आपको कितना इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये जाली डीजी नैब कराची था और एक जाली चेयरमैन नैब बना हुआ था यहाँ पे, आप भी डीजी नैब कराची रहे, आपके क्या तासुरात हैं इस पे? देखिए, ये सिलसिला जो है ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी हम बहुत सारे जो है वो लोग इस सिलसिले में जो है अरेस्ट हो चुके हैं और उसमें मुकदमा चल रहे हैं, जिसमें लोग जो हैं वो इम्पर्सोनेट करते हैं नैब के अफसरान के तौर पर। इस दफ़ा जो बंदा इन्होंने पकड़ा है वो चूँकि चेयरमैन का या चेयरमैन के बेटे को इम्पर्सोनेट कर रहा था, तो ये थोड़ा हाई लेवल का मामला हो गया। लेकिन ये नैब जो है उनका अपना एक इंटेलिजेंस विंग है, वो इन चीज़ों को जो है वो देखते रहते हैं और फीडबैक पब्लिक से आता रहता है, और उस फीडबैक के तहत जो है वो लोगों को जो है उसमें अरेस्ट भी किया जाता है और उनके खिलाफ मुकदमा भी बनते हैं। आप क्या इस वक्त भवानी साहब ये फरमाएंगे, क्योंकि अभी हमारी बात हुई मुसद्दिक साहब से, तो वो कह रहे थे अभी कह भी रहे हैं साथ में कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत कौन सा केस बनाएंगे, ये थोड़ा सवाल है, कन्फ्यूजन है। क्या ये किसके तहत, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत प्रोसीडिंग होती है ऐसे केस में? क्योंकि ऐसे 3 सारात गिरफ्तार हो चुके हैं जो जालसाजी कर रहे थे नैब ऑफिसर्स के नाम पर।
जी हाँ, ये मुसद्दिक साहब सही फरमा रहे हैं, लेकिन चूंकि इस केस के अंदर जो अमाउंट है वो तकरीबन 100 मिलियन से ज्यादा है, तो ये लोगों को धोखाधड़ी देने के इल्जाम में जो है वो इन पर केस जो है वो एनओ के तहत बन सकता है। बट अगेन इट वुड रिक्वायर ए जेन्युइन लीगल इनपुट ऑन इट। ठीक, लेकिन इस तरह के तकरीबन मुसद्दिक भाई साहब 3 साल में 10 अफराद आ चुके हैं सामने, और क्योंकि नैब बार बार कह रहे हैं कि हम हैरेसमेंट नहीं कर रहे, बिजनेस कम्युनिटी को हम नहीं बुला रहे, हम सरकारी अफसरान को नहीं बुला रहे, तो कोई नेटवर्क था बाकायदा, जैसे ये एक नेटवर्क था, इस तरह के और भी नेटवर्क होंगे जो नैब का नाम इस्तेमाल करके, और लेकिन आपने एक पहलू बताया कि इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी उनके पास है, तो ये नैब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करेगा कि उनको इन्फॉर्मेशन इनसाइड से कहाँ मिल रही है मुसद्दिक भाई साहब? जी हाँ, इसमें बड़ी कंसर्न की बात है, बिकॉज ब्लाइंड को इतना नहीं खेल सकता सैफान के आप किसी शरीफ बंदे को घर में बैठे हुए लेटर लिख दें कि जी आप या उसको कॉल कर दें, वो अलर्ट हो जाएगा, उसको समझ आ जाएगी। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि कहीं से इंफॉर्मेशन अंदर से जब ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इनका आइडिया मिल जाएगा कि क्लरिकल लेवल के ऊपर, लोअर लेवल के ऊपर बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो कि आ जाते हैं बाज़ ट्रैप के अंदर, या कहीं वो क्या कहते हैं लालच में आ जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं नैब के अंदर से हिस्ट्री में मैंने देखा कि लीक होती थी, उस पर बेस करके नौसरबाज अपना काम चलाते थे। ऐसे हवा में वो भी नहीं मारते, काम वो पक्का करते हैं, और उस पक्के काम के लिए इंफॉर्मेशन नैब के अंदर से, और फिर जो शख्स जिसको वो हाथ लगाते हैं वो ऐसा होता है जो वल्नरेबल होता है, और वो कहीं ट्रैप भी सही हो जाता है और उसको पैसे भी दे देता है। तो ये पूरा इनको इन्वेस्टिगेशन बड़ी डीप और इंट्रूसिव करनी पड़ेगी नैब को, अपने अंदर भी और बाहर तो खैर बंदे सक्सेस हो चुके हैं। सही। और अल्ताफ वानी साहब, आपका भी इस पे कुछ कहना है, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है मुसद्दिक भाई साहब जो हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो अल्ताफ वानी साहब और मुसद्दिक भाई साहब साथ हमारे मौजूद हैं कि नैब के इनसाइड से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुई जिसकी काम करते हैं मुसद्दिक भाई साहब, ये पहलू हाईलाइट कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है नाज़रीन। यहाँ पर इस वक्त जालसाजी के जरिए किस तरीके से एक आदमी डीजी नैब बन गया कराची का, एक चेयरमैन नैब बन गया, या उनका इस वक्त कोई इस वक्त बेटा बन गया, और उसने आके इस वक्त जो है लोगों को ब्लैकमेल भी किया, उनसे पैसे भी इकट्ठे किए। मैं एक ब्रेक लेता हूं, उस ब्रेक के बाद आके मजीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं और अहम सवालात हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने तफसीलन रख रहे हैं किस तरह एक नौसरबाज ग्रोह नैब के हाथों शिकंजे में आया, जो कि जाली डीजी नैब कराची और जाली चेयरमैन नैब बनकर लोगों को लूट मार कर रहा था, यानी ब्लैकमेल कर रहा था। दुबई से ग्रुप ऑपरेट कर रहा था। जो खालिद सोलंकी इस ग्रुप का सरबरा है, उसके बारे में जो तफसीलात हैं कि किस तरीके से वो यहाँ नहीं बल्कि दुबई में बैठकर उन अफसरान की फहरिस्त बाकायदा बनाकर, जो सरकारी अफसरान हैं उनको बाकायदा टेलीफोन कर ये बोलता था कि मैं डीजी नैब कराची या मैं चेयरमैन नैब बात कर रहा हूँ, और इतने पैसे यानी ब्लैकमेलिंग करने का सिलसिला जारी था। हमने देखा है कि बार बार, एक बार नहीं, वक्तन फवक्तन कई बार मुख्तलिफ साजिशों के जरिए चेयरमैन नैब को और नैब के दायरे को टारगेट किया जाता है। मुख्तलिफ सियासी जमातें टारगेट कर, मुख्तलिफ इस वक्त मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो मुलविस होते हैं करप्शन में, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि जिसकी भी दुम पर पांव आता है वो चीखता है और वो उंगली उठाता है नैब की तरफ। तो चेयरमैन नैब ने इन साजिशों के बारे में वक्तन फवक्तन लोगों को बताया। अभी उन्होंने ये तक कहा था कि मैं जब जाऊंगा इस ओहदे से बताऊंगा कितनी धमकियां थी, कितनी साजिशें थी, कितना डराने धमकाने की कोशिशें थी, क्या क्या नहीं था। वो क्या कहते हैं, लेट्स हियर दिस, आपको सुनवाते हैं। मैं जब ये नैब का सिलसिला इंशाअल्लाह बाज़ तरीके से ख़त्म होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी धमकियां हैं, कितने इंसेंटिव हैं, कितना लालच है, बहुत कुछ है। अब तो एक बात जो जिसके लिए सिर्फ ये नहीं कहा गया कि जी ये कोरोना नैब ने फैलाया है, बाकी हर किस्म का इल्ज़ाम जो है वो नैब पर आया है। अच्छा मुसद्दिक भाई साहब, ये जो अभी हम बात कर रहे थे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की एक लफ्ज़ जो है, ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जावेद इकबाल साहब के दौर में आके क्या स्ट्रांग हुई है? और जिस तरह आपने इस केस में बताया कि इंटरनल लिंक्स भी देखने चाहिए, तो ये इफेक्टिव हुई है, इंप्रूव हुई है कंपैरेटिवली स्पीकिंग टू द एक्स चेयरमैन नैब जो थे? देखिए, जब नैब का अदारा बना था तो उसमें जो सबसे पहला एलिमेंट रखा गया था वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी और एक सिस्टम रखा गया था, इंटेलिजेंस सिस्टम रखा गया था, और वो अब भी मौजूद है। तो इंटेलिजेंस सिस्टम इस तरह से है कि हर नैब के, रीजनल नैब के अंदर एक डिटैचमेंट होती है जो इंटेलिजेंस की होती है, और वो डायरेक्ट रिपोर्ट कर रही होती है चेयरमैन नैब को। इसलिए रेडार जो होता है चेयरमैन नैब का वो हर रीजनल नैब के ऊपर फिक्स होता है और बाकायदा उसकी रिपोर्टिंग हो रही होती है। तो ये सिस्टम तो ऑलरेडी है जो पिछले 20 साल से और अभी बहुत मैच्योर हो चुका है इसमें सिस्टम। और इसके अलावा इंस्पेक्शन सिस्टम इन्होंने बहुत अच्छी तरह से नए चेयरमैन जो है उन्होंने इवॉल्व किया है।
जिसमें इनके जितने केसेस हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी बाकी चीजें पता चल रही होती है इनको। तो एक तो अकाउंटेबिलिटी का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपके जितने भी केसेस हैं और वो ट्रांसपेरेंट हों और उनके अंदर लैटरल एंट्री या किसी की मर्जी ना चल सकती हो। तो नैब का एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम है कि जब नैब की कोई एक केस चल पड़ता है और उसके अंदर जब कोई एंट्री आ जाती है तो वो शख्स जो एंट्री बनाता है उसको चेंज ही नहीं कर सकता, उसके हाथ से चीज निकल चुकी होती है। तो एक पूरा सिस्टम है, IT बेस्ड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम अलग है और ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम अलग है और ये फर्दर इम्प्रूव हुआ है वक्त के साथ साथ। आई थिंक मुझे अगर मैं पिछले 15-20 सालों में मोर देन 16 ऑफिसर नैब के अपने 16 ऑफिसर जिसमें ग्रेड 20 के ऑफिसर भी थे, दे वर पनिश्ड, उनको बकायदा कन्विक्ट किया गया, उनको जेल किया गया। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के कौन से अदारे ने अपनी अकाउंटेबिलिटी इस सख्त तरीके से की हो। जब मैं ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया हमने उनको जेलों में डालते रहे क्योंकि हम सजाएं देते रहे। तो इसका बड़ा जबरदस्त मैकेनिज्म है नैब का। जो आप कह रहे हैं जी हाँ बिल्कुल, जो कितने मेरा अरसे में सर? ये 2014 तक की बात कर रहा हूँ कि 16 ऑफिसर्स वर कन्विक्टेड। अभी आज तक कितने हो चुके हैं, नंबर मस्ट बी वेरी लार्ज। और इसमें हम नैब इज वेरी रूथलेस और हमेशा नैब की प्रायोरिटीज में जो नैब के ऑफिसर के खिलाफ केस होता है वो प्रायोरिटी 1 में हैंडल किया जाता है, उसको कभी भी बैक बर्नर पे नहीं रखा जाता। नैब उसको बड़ी प्रायोरिटी में हैंडल करता है और DG खुद उसमें इंटरेस्ट लेता है, चेयरमैन खुद लेते हैं और अनड्यू किसी का हार्म भी ना हो जाए क्योंकि इससे थोड़ा डिमोरलाइजेशन भी होती है। लेकिन जो फेंस को क्रॉस करता है नैब ने कभी इसको स्पेयर नहीं किया। सही है। वानी साहब आप इस पर क्या कहना चाहिए कि जो इंटरनल लिंक है, क्योंकि जो केस है पढ़े पूरा, तो इसमें अगर मैं दोबारा नाज़रीन के सामने रखता चलूं, जिस तरह जाली चेयरमैन नैब और DG नैब कराची बनकर अवाम नाज को लूटने का मामला है, इसमें हुआ कुछ इस तरह कि जो खालिद सोलंकी था इसका पासपोर्ट कैंसिल करना, इंटरपोल के जरिए इसे दुबई से वापस पाकिस्तान लाने की कोशिश करना, वजारत दाखिला को खत लिखा गया है। आमिर हुसैन और सरगना खालिद सोलंकी 2 इस ग्रुप के मेंबर हैं और कितना वसी है उसमें हम आगे पता चले। ये ग्रोह दुबई से मुख्तलिफ सरकारी अफसरान को जाली चेयरमैन नैब DG नैब कराची बनकर ब्लैकमेल करता था, उनसे पैसे इकट्ठे करता था। ग्रोह का मुलजिम आमिर हुसैन खुद भी सरकारी अफसरान से पैसे बटोरता रहा। दौरान तहकीकात इन्होंने होशरुबा इंकशाफात भी किए। 27 नवंबर 2020 को चीफ सेक्रेटरी सिंध को बाकायदा खत के जरिए आगाह किया गया कि ये सरकारी अफसरान जो है इनको जाली जो ग्रोह है इसकी सरगर्मियों से आगाह किया गया। लेकिन भवानी साहब, क्या इंटरनली भी कोई लिंक होता है जो ये इनसाइड इंफॉर्मेशन लीक हो रही है जिस बुनियाद पर ये फ्रॉड या नौसरबाज ग्रोह आगे कार्रवाई करता है? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस इम्कान को यकसर मुस्तरद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा होना बहुत नामुमकिनात में से भी है क्योंकि नैब जो इंटरनल मैकेनिज्म है ना वो इतना सख्त है कि जैसे ब्रिगेड साहब ने भी बताया कि जो हमारी प्रायोरिटीज हैं कॉग्नाइजेंस की, उसमें प्रायोरिटी नंबर 1 जो है वो नैब का अपना स्टाफ और अपने ऑफिसर्स हैं। गुज़िश्ता साल का अगर फिगर मैं आपको बताऊं तो 55 सच केसेस वर रिपोर्टेड एंड 55 सच केसेस वर इन्वेस्टिगेटेड और उसमें से 5 बंदों को जो है वो नैब से फारिग किया गया है मुख्तलिफ इल्ज़ामात की रद में। तो ये नैब का जो अपना मैकेनिज्म है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और कोई बहुत ही जो है वो अहमक होगा जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारकर इन चीज़ों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। बाकी जहाँ तक आपने इससे पहले एक जो बात कही थी कि चूँकि इससे पहले भी ये मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां हैं वो नैब को बदनाम करने पे तुली रहती हैं और अब आप ये भी देखिए कि ये सबसे ज़्यादा इस तरह के केसेस जो हैं वो सिंध में ही होते हैं। और सिंध में ही आपने अगर ये देखा होगा पिछले दिनों एक जो लीडर थे बड़े सियासी पार्टी के, उनका भी बयान आया था कि वो जो है नैब वाले लोग पैसे लेते हैं और मैं ये कच्चा चट्टा बताऊंगा। तो ये चीज़ें अगर आप उसको देखें तो ये उनसे आप रिकनेक्ट करें तो ये कहीं ना कहीं जाकर जो है ये कनेक्शंस मिलेंगे और ये पता चलेगा कि इनके पीछे कोई लोग हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं ये जो भी लोग हैं? जी जी बिल्कुल, मुनज़्ज़म तरीके के बगैर ये हो नहीं सकता है ना। देखिए ना जी, जिन जिन लोगों को फ़ोन किया जाता है वो नैब के कहीं ना कहीं रडार पर होते हैं और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जो डिपार्टमेंट है उसके एंड से मिल रही है या कहीं और से मिल रही है, वो इन्फॉर्मेशन तो उनको मिल रही है ना जिसकी बेस पे वो जाकर अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं। और क्या सोर्स हो सकती है वानी साहब, विद इन डिपार्टमेंट के अलावा और कौन सोर्स हो सकता है कि कौन अक्यूज है कौन नहीं है? नहीं, ये जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर लेटर जाते हैं, जहाँ पे लेटर कॉल अप नोटिस का जा रहा है, ना वहाँ से भी तो लीकेज हो सकती है ना। वहाँ से तो आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग
जो है वो एविडेंस मिलता है कि जी फलाना बंदा जो है उसके नाम पर नैब का लेटर आया है, नैब ने उनको बुलाया है फलानी केस में, तो उनको तो जो है वो ब्लैकमेल करना ज्यादा आसान है। सही। और लेकिन अब ये जो लोग हैं ये भी तो निहत्ते नहीं है जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, ये खुद भी तो मुलविस थे किसी ना किसी करप्शन में, जो ब्लैकमेल हो भी गए। आम आदमी क्यों ब्लैकमेल होता है जिसको कॉल आएगी कि आपने करप्शन किया नहीं किया? कोई लोग ब्लैकमेल होंगे जो किसी न किसी केस में उनको बुलाया गया होगा या उनका नाम कहीं ना कहीं जो है वो नैब के रडार पर होगा, तो उन्हीं लोगों को जो है वो ब्लैकमेल किया जा सकता है। और वो ब्लैकमेल भी वही होगा जो जिसको जो एक साफ सुथरा है वो होने को करनी होगा। सही, ठीक है भवानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मुसद्दिक इकबाल साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, सम अप करते चले आपके सामने, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आज केस है जो हमने आपके सामने रखा है। इसमें और इस तरह के 3 सालों में 10 अफसरान आ चुके हैं। आपने ये सुना है कि 55 का अभी जिक्र भवानी साहब कर रहे थे, और जिस तरह कन्विक्शन का बता रहे थे मुसद्दिक इकबाल साहब कि नैब के अंदर कितना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग है, सख्त है, यानी अंदर कोई भी अफसर ऐसा मुलविस होता है करप्शन में तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है फौरी तौर पर। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जब फेक अपने आप को इम्पोर्सनेट करके, यानी इम्पोज कर रहे थे अपने आप को, ऐसा बनाकर पेश कर रहे थे कि एक चेयरमैन नैब बन गया, एक डीजी नैब बन गया। मैं कल को डीजी नैब चेयरमैन बन के किसी को फोन करूं, बोलूं जी मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास ये खत है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आई किसी डिपार्टमेंट से लीक हुई, और मैं आपको बताऊं कि इतने लाख रुपए मुझे पहुंचा दें, ब्लैकमेल। तो ये पूरी कहानी चल रही थी जिस ग्रोह पर आज पर्दा उठा है, जिसको बेनकाब किया गया, और इनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये। और इस सिलसिले में मजीद जो जिस तरह से ये स्टोरी डेवलप होगी, आपके सामने मजीद प्रोग्राम्स भी रखेंगे। आपका फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे हमें मौसूल होगा। देखते रहिए।